आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। 5 राज्यों में चुनाव तारीखों का आज ऐलान हो जाएगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्य ऐसे जहां पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और आज चुनाव की तारीखें घोषित कर दी जाएगी। दोपहर 12 बजे का वक्त जब चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम जानकारियां साझा की जाएंगी। कितने चरण में विधानसभा चुनाव होने हैं, कौन कौन से राज्यों में कितने चरण में चुनाव होंगे, मतगणना की तारीख कब की होगी, इन तमाम चीजों की जानकारी पुख्ता तौर पर सामने आ जाएगी। दोपहर 12 बजे का इंतजार। एमपी, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने, इसके साथ ही तेलंगाना, मिजोरम और राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग लंबे समय से तैयारियां कर रहा था और अब तैयारी पूरी हो चुकी है और आज 12 बजे तारीखों का ऐलान हो जाएगा। चुनावी बिगुल बज चुका है और इसी के साथ 12 बजे तारीखों का ऐलान हो जाएगा और आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। इसके साथ ही एक बार फिर से प्रचार प्रसार में तमाम पार्टियां जुट जाएगी, चाहे बात कांग्रेस की हो या फिर बात बीजेपी की हो। हम लगातार देख रहे हैं किस तरीके से मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। केंद्रीय नेतृत्व का दौरा जारी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी बार मध्य प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में भी आदिवासियों को साधने की कोशिश बीजेपी की ओर से लगातार की जा रही। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के जो नेतृत्व हैं, जो मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका गांधी, राष्ट्रीय महासचिव, इसके साथ ही राहुल गांधी, तमाम नेता अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और कोशिश दोनों पार्टियों की ओर से की जा रही है कि जनता को साधा जाए, जनता के तहत आशीर्वाद बनाया जाए और जनता को किसी तरीके से अपने पक्ष में रखा जाए। चलिए, 2018 में क्या कुछ सियासी गणित था, क्या कुछ आंकड़े थे, किस तरीके से वोटिंग प्रतिशत रहा, इसके बारे में तमाम चीजों की जानकारी ग्राफिक्स के जरिए हमारी सहयोगी अंजलि आप तक पहुंचाएगी। तो चलिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं किस तरीके से यहां पर 2018 में एमपी में कब किसे कितनी सीटें मिली। तो बीजेपी 109 सीट बीजेपी को मिली थी, बीजेपी के खाते में 109 सीट आई थी। कांग्रेस के खाते में 114 सीटें आई थी। वहीं पर बसपा के खाते में 2 सीटें आई थी, सपा के खाते में 1 और अदर्स यानी कि जो अन्य हैं उनके खाते में 4 सीटें आई थी। बीजेपी को यहां पर बढ़त नहीं मिली थी, कांग्रेस बढ़त बनाई हुई थी। 114 सीटों के साथ कांग्रेस की सरकार 2018 में बनी थी। हालांकि 11 महीने बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई और बीजेपी की सरकार एक बार फिर से सत्ता में आ गई। यहीं पर वोटिंग प्रतिशत भी आपको बता रहे हैं। 2018 की बात करते हैं। देखिए, बीजेपी का वोटिंग प्रतिशत रहा था 41.02% और कांग्रेस का यहां पर देखिए, कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी। बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी 2 सीटों पर सिमट गई थी। सपा, समाजवादी पार्टी 1 सीटों पर सिमट गई थी। वहीं पर अन्य को 4 सीटें यहां पर मिली थी। ये 2018 का हम आपको सियासी गणित बता रहे हैं, सियासी समीकरण बता रहे हैं किस तरीके से वहां पर जब वोटिंग परसेंटेज आए थे। और ये 2020 के उपचुनाव की ये आपको ग्राफिक्स के जरिए जानकारी आप तक पहुंचा रहे। देखिए, बीजेपी को 126 सीटों पर बढ़त मिली थी। कांग्रेस की बात करते हैं तो 96 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त मिली थी। वहीं पर बहुजन समाज पार्टी बीएसपी को 2 सीटों पर बीएसपी सिमट गई थी। वहीं पर अदर्स यानी कि अन्य को 4 सीटें मिली थी। ये उपचुनाव के बाद की स्थिति आपको बता रहे हैं। 2018 में जिस तरीके से आपने देखा कि बीजेपी थोड़ी कमजोर स्थिति में थी, लेकिन 2020 के उपचुनाव में बीजेपी ने बढ़त बनाई। 2020 उपचुनाव के बाद की स्थिति आप देखिए, बीजेपी 126 सीटें बीजेपी को मिली थी, कांग्रेस को 96 सीटें मिली थी। और अब चलिए बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। ये भी जानना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और ग्राफिक्स के जरिए आप तक तमाम जानकारी हम पहुंचा रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में 2018 में बीजेपी का वोटिंग प्रतिशत रहा था 32.97%। इसके साथ ही कांग्रेस का वोटिंग प्रतिशत रहा था 43.04%, बीएसपी 3.87%, जेसीसीजे जोगी कांग्रेस जो कि 7.6% और
हम अगर यहाँ पर देखिए सीटों की बात कर लेते हैं तो बीजेपी को यहाँ पर करारी शिकस्त मिली थी। 15 साल से जो सरकार चली आ रही थी वो यहाँ पर ढहती हुई नजर आई थी। बीजेपी को मात्र 15 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। वहीं पर कांग्रेस को एक बड़ी बढ़त मिलती हुई यहाँ पर नजर आई थी। वहीं पर ये वोटिंग प्रतिशत भी आप तक पहुंचा रहे हैं जानकारी के जरिए। देखिए 32.97% बीजेपी के खाते में वोट गए थे, 43.04% कांग्रेस के खाते में वोट गए थे, बीएसपी 3.87% बीएसपी के खाते में वोट गए थे, जेसीसीजे 7.61% जिसके अध्यक्ष हैं अमित जोगी, उनके खाते में ये तमाम जो प्रतिशत है वोट के वो भी आप तक जानकारी पहुंचा। देखिए कांग्रेस को यहाँ पर बढ़त, ये हम ग्राफिक्स बार बार इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि 2018 का जो समीकरण था वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। कांग्रेस 68 सीटें पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी, एक बड़ी बढ़त। 15 सीटों पर बीजेपी सिमट गई थी, 68 सीटें 68 सीटें कांग्रेस के पास गई थी, यानी कि 90 विधानसभा सीटों में से 15 सीटों पर बीजेपी सिमट गई, 68 सीटें कांग्रेस को मिली। बीएसपी को 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा, वहीं जेसीसीजे को 5 सीटें यहां पर मिली थी। एक बार फिर से बीजेपी की कोशिश यही है और इसलिए हम देख रहे हैं कि लगातार केंद्रीय नेतृत्व का दौरा भी छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है कि जो गलती, जो हार बीजेपी को बड़ी हार 2018 में मिली थी, अब उस हार से सीख लिया जाए। जो जो गलतियां बीजेपी ने की थी उन सभी गलतियों को दोहराया ना जाए और इसीलिए दमखम के साथ बीजेपी जुटी हुई है। वहीं पर कांग्रेस की देखिए कोशिश यही रहेगी कि जिस तरीके से बम्पर जीत 2018 में कांग्रेस ने हासिल की थी, अब उस जीत को एक बार फिर से बड़े मार्जिन के साथ दोहराया जाए और इसलिए भूपेश बघेल भी लगातार जुटे हुए, अलग अलग जगहों पर सभाएं की जा रही है। तो ये हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए छत्तीसगढ़ में 2018 के चुनाव में जिस तरीके से स्थितियां बनी थी वो तमाम चीजों की जानकारी दी। और अब चूंकि आज 12 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और उसके साथ ही एक बार फिर से जोर शोर से दोनों पार्टियां अपने अपने चुनाव प्रचार में जुट जाएंगी। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर कांग्रेस मजबूती के साथ नजर आ रही है कि कांग्रेस को एक बूस्टअप मिला हुआ है। जिस तरीके से 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने 43.04% वोट प्रतिशत हासिल किए थे, जो ग्राफिक्स के जरिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, उसके जरिए कांग्रेस कॉन्फिडेंस में है और भूपेश बघेल लगातार जनता से उनका जुड़ाव भी रहता है। एक छत्तीसगढ़िया सीएम के तौर पर भूपेश बघेल की पहचान है। कई उन्होंने ऐसे फैसले लिए सरकार बनने के साथ ही जिसका जनता से सीधा कनेक्ट हुआ और यही वजह है कि कांग्रेस अपनी जीत के लिए बिल्कुल आश्वस्त है। वहीं पर अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी परिवर्तन यात्रा के तहत ये कोशिश कर रही है कि जनता के जो वोट है वो अपनी तरफ किए जाए। और चलिए तमाम अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। भोपाल से सहयोगी नीलम जुड़ी हुई हैं, ग्वालियर से विनोद जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही अंकुश रायपुर से जुड़े हुए हैं। नीलम, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, चूंकि भोपाल की अगर मैं बात करूं तो भोपाल का सियासी गणित क्या कुछ है। 2018 में जिस तरीके से भोपाल में बीजेपी को यहां पर बढ़त मिली थी, क्या इस बार भी वही चीजें दोहराई जाएंगी? क्योंकि अगर हम भोपाल चूंकि राजधानी है, हम लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी की ओर से तमाम वर्गों को साधने की कोशिश की जा रही, चाहे महिला हो, युवा हो या फिर जैसा कि आप बता रही थी अनुसूचित जनजाति। तो इन सभी वर्गों को साधने में क्या एक बार फिर से बीजेपी को बढ़त हासिल होगी? जी बिल्कुल। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें भोपाल की, तो भोपाल की 7 विधानसभा सीटों का जो गणित है इस वक्त देखिए भाजपा को 2018 में अच्छी खासी जीत जो है यहाँ पर देखने को मिली थी। गोविंदपुरा, नरेला, जो बैरागढ़ सीट, जो हम कहें हुजूर जो सीट है, यहाँ पर जो है इस वक्त बीजेपी के विधायक हैं। वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करें तो भोपाल की उत्तर और मध्य सीट पर जो है कांग्रेस के विधायकों का कब्जा है। तो 7 में से 4 बीजेपी के पास थी, 3 वहीं कांग्रेस के पास थी। और अगर हम वर्तमान की देखें तो यहाँ पर जो उत्तर और मध्य है वहां पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को जो है चुनावी मैदान में उतार दिया है, ताकि जो ये हारी हुई सीटें हैं बीजेपी की उन पर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जा सके। बीजेपी ने जब अपनी पहली लिस्ट जारी की थी उम्मीदवारों की, उसी समय भोपाल की उत्तर विधानसभा और मध्य विधानसभा सीट पर जो है अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई थी। क्योंकि देखिए ये दोनों अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस को मध्य क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो मध्य में बीजेपी
बीजेपी की नाराजगी का फायदा कांग्रेस को मिला था और वहां पर जो है आरिफ मसूद जो है विधायक बनकर आए थे कांग्रेस की तरफ से। वहीं अगर हम उत्तर की बात करते हैं तो उत्तर में जो है कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है, आरिफ अकील वहां से विधायक है, पर वहां पर इस समय हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपसी विवाद देखने को मिल रहा है। तो इसका फायदा बीजेपी उठाना चाह रही है और इसलिए उन्होंने वहां से जो है पहले अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया ताकि तैयारी करने की जो है ज्यादा से ज्यादा समय मिले। नरेला से विधायक है और मंत्री कैबिनेट मंत्री है इस वक्त विश्वास सारंग, उनका गढ़ है और लगातार हम देख रहे हैं कि नरेला में लगातार विकास काम किए जा रहे हैं और साथ ही साथ कथावाचकों का सहारा लिया जा रहा है। बिल्कुल विश्वास सारंग ने बीजेपी मैंने जो है पंडित बीजेपी को बढ़त मिली थी भोपाल में, वही उम्मीद इस बार भी बीजेपी की होगी और इसीलिए दमखम के साथ बीजेपी लगातार यहां पर जुटी हुई है। हम देख रहे थे सीएम का भी लगातार दौरा, इसके साथ ही पीएम मोदी भी भोपाल में दौरे कर चुके हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कितना प्रभाव पड़ता है इन दौरों से। चलिए लौटती हूं मैं आपके पास, दुर्गेश का रुख कर लेते हैं। जबलपुर से सहयोगी दुर्गेश लगातार जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, महाकौशल की बात की जाए तो महाकौशल को माना जाता है कि अगर आपको मध्य प्रदेश जीतना है, ठीक है। चलिए अंजलि सवाल पूछेंगे। अंजलि, चलिए अंजलि का रुख हम बाद में करेंगे। दुर्गेश, आपके पास लौटती हूँ मैं। जिस तरीके से मैं सवाल ले रही थी कि महाकौशल की अगर मैं बात करूं तो महाकौशल से ये माना जाता है कि अगर आपको मध्य प्रदेश जीतना है, गढ़ जीतना है मध्य प्रदेश का, तो महाकौशल एक बेहद ही महत्वपूर्ण किला है जिसको साधना दोनों ही पार्टियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वहां पर क्या कुछ सियासी गणित, क्या कुछ सियासी समीकरण बन रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल निश्चित तौर पर यह बात बिल्कुल आपने सही कही कि मध्य प्रदेश की सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना है तो आपको महाकौशल को साधना ही होगा। ये साबित हो चुका था 2018 में, क्योंकि 2013 के परिणामों में बीजेपी ने काफी अच्छी बढ़त महाकौशल में बनाई थी। 38 विधानसभा सीटों में से 24 में बीजेपी जीती थी 2013 में, लेकिन 2018 में ये आंकड़े ठीक उलट हो गए। 2018 में 24 सीटें कांग्रेस के पास चली गई, बाकी सीटें बीजेपी के पास रह गई। इसका बड़ा फर्क इसलिए भी पड़ा था क्योंकि महाकौशल आदिवासी बेल्ट माना जाता है। जबलपुर की 2 विधानसभा सीटों समेत छिंदवाड़ा, मंडला, डिंडोरी, इस तरह के जो जिले हैं जहां पर आदिवासी बहुत सीटें हैं और ये कुछ सीटें ऐसी जहां पर आदिवासी सीधा प्रभाव डालता है और किसानों का जो एक बड़ा जो वर्ग है वो जबलपुर और पूरे महाकौशल क्षेत्र में आता है। तो निश्चित तौर पर जो कांग्रेस ने 2018 में किसान कर्ज माफी की बात कही थी वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए सही साबित हुई थी और उससे महाकौशल जो है पूरी तरीके से कांग्रेस के पक्ष में चला गया था। हालांकि कमलनाथ सरकार बनने के बाद जब महाकौशल को जिस तरीके की तरजीह दी गई, खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा से आते थे, इसके साथ साथ फिर उन्होंने कैबिनेट मंत्री भी महाकौशल में बड़े दिए थे। जबलपुर में भी 2 कैबिनेट मंत्री दिए थे, विधानसभा अध्यक्ष भी यहीं से था, उपाध्यक्ष भी महाकौशल से क्षेत्र से था। तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं सरकार बनने के बाद महाकौशल को बड़ी तरजीह दी थी क्योंकि महाकौशल उसका एक मजबूत किला साबित हुआ था और यही किले को अब ढाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। पिछले देखिए तकरीबन 2 साल अगर हम बात करें तो पिछले 2 सालों से लगातार आदिवासियों को साधने की कोशिश बीजेपी ने की है। फिर आदिवासियों को साधने के लिए न केवल बीजेपी के प्रदेश स्तरीय नेता बल्कि राष्ट्रीय स्तरीय नेता भी लगातार आदिवासियों के बीच गए हैं और चाहे वो पैसा कानून की बात हो, चाहे वो आदिवासियों के जल जंगल जमीन की बात हो, चाहे आदिवासियों के लिए तमाम तरह की सुविधाओं की बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आदिवासी क्षेत्रों में ज्यादा काम करने की बात हो, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आदिवासियों के लिए या आदिवासियों को साधने के लिए कोशिश यहाँ पर बीजेपी लगातार कर रही है। और यही चुनौती 2023 के लिए बीजेपी के लिए सबसे बड़ी बात है कि अगर महाकौशल की सीटों में बीजेपी बढ़त बनाती है तो निश्चित तौर पर वो सत्ता पर काबिज हो सकती है। लेकिन कांग्रेस भी यहाँ पीछे नहीं है। देखिए कांग्रेस भी लगातार कोशिश कर रही है कि जो बीजेपी के माफ कीजिए जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं या कांग्रेस ने के जो बड़े विधायक यहाँ से बने हैं वो अपनी पकड़ अपने क्षेत्र में मजबूत रखें और अपनी सीट को बचाने में सफल हों, क्योंकि महाकौशल के जो 24 विधायक जिन्हें जो जीते थे 2018 में, पूरा फोकस कहीं ना कहीं कमलनाथ या पूरी कांग्रेस को उनके ऊपर है कि आपको अपनी सीट नहीं हारना है, क्योंकि अगर आप अपनी सीट नहीं हारेंगे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को महाकौशल से एक मजबूत पकड़ मिलेगी। लेकिन वही बात, कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस भी अब जिस तरीके से हम 2 लिस्टें देख चुके हैं कि 2 सूचियां जारी की गई उसमें महाकौशल की बड़ी सीटों पर यहाँ पर बड़े नेताओं को मैदान पर उतारा गया है, चाहे वो सांसद उदय राव प्रताप की बात है, प्रधान प्रहलाद पटेल की बात हो, हम सांसद विंध्य की अगर बात करें तो वहां से भी गणेश सिंह को मैदान पर उतारा गया है, यहाँ रीति पाठक को मैदान में उतारा गया है। तो ये जो गणित कहीं ना कहीं बीजेपी बिठा ली है कि सांसदों को मैदान में उतारा जाए,
जबलपुर के सांसद भी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और पश्चिम विधानसभा क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के बड़े युवा नेता तरुण भानोट यहाँ से आते हैं और उनको हराना एक बड़ी चुनौती बीजेपी मान रही थी। यही वजह थी कि सांसद राकेश सिंह को यहाँ से मैदान में उतारा गया। तो कांग्रेस महाकौशल को साधने के लिए बीजेपी ने तो अपने पत्ते लगभग खोल दिए हैं, क्योंकि प्रहलाद पटेल को मैदान में उतारना यानी कि नरसिंहपुर की 4 विधानसभा सीटों पर पूरी तरीके से फोकस करना है। नर्मदा जो बेल्ट है माना जाता है महाकौशल का एक मजबूत बेल्ट माना जाता है, वहां पर प्रहलाद पटेल की अच्छी पकड़ है, लिहाजा उन्हें टिकट दी गई है। उदय राव प्रताप जो होशंगाबाद नर्मदापुरम से जो सांसद रहे हैं 2019 में, उनको मैदान पर उतारा गया। गाडरवार से उनको सीट दी गई है। तो निश्चित तौर पर उन क्षेत्र है वो न केवल अपनी विधानसभा क्षेत्र बल्कि बाकी जो आसपास के विधानसभा क्षेत्र हैं उन पर भी अपना प्रभाव छोड़ेंगे। तो महाकौशल को साधने के लिए या यूं कहें कि महाकौशल के किले को ढाने के लिए जो कांग्रेस ने मजबूत बना लिया था 2018 में, वो कोशिश यहाँ पर पूरी तरीके से बीजेपी ने कर ली है। और बीजेपी अब इन सांसदों के भरोसे या यूं कहें कि आदिवासियों को साधने की जिस तरीके की कोशिश बीजेपी पिछले 2 सालों से कर रही है, वो अगर सफल हो जाती है बीजेपी की, तो निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि महाकौशल कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में चला जाएगा, क्योंकि महाकौशल बीजेपी का गढ़ रह चुका है। 2018 बिल्कुल दुर्गेश। और 2018 अब देखना होगा कि जो भी सियासी गणित, चाहे फिर कांग्रेस की बात कर ली जाए या फिर मध्य प्रदेश की बात, माफ कीजिएगा बीजेपी की बात कर ली जाए, दोनों ही पार्टियां जो भी सियासी गणित, सियासी समीकरण बिठाने की कोशिश कर रहे हैं वो उसमें